आजकल के इस कॉर्पोरेट दुनिया में ना हर बड़ी कंपनी बस एक ही चीज चाहती है। मार्केट पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल। बिल्कुल। मतलब एक सॉलिड मोनोपोली। कोई भी नया स्टार्टअप हो या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, सबका अल्टीमेट गोल यही होता है कि भाई कंपटीशन को खत्म किया जाए। और पूरी सप्लाई चेन पर राज किया जाए। सही कहा। लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रूथलेस कॉर्पोरेट टेकओवर आज के इस टेक स्टार्टअप वाले दौर में नहीं हुआ था, बल्कि आज से कई सदियों पहले हुआ था। एग्जैक्टली। आज की हमारी इस विस्तार से चर्चा में हम ठीक इसी ऐतिहासिक टेकओवर के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। और आज हमारे पास जो सोर्सेस का स्टैक है वो काफी दिलचस्प है। हाँ, इसमें ऐतिहासिक जर्नल्स हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ बेहद रिलायबल नोट्स भी शामिल किए हैं हमने। साथ ही इग्नू के विस्तृत आर्थिक विश्लेषण वाले डॉक्यूमेंट्स और कई एनसाइक्लोपीडिया से निकाले गए तथ्य भी हैं। तो इन सब को मिलाकर आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कुछ व्यापारिक जहाजों की यात्राओं ने एक पूरे उपमहाद्वीप की नियति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मतलब कैसे मसालों के व्यापार से शुरू हुई एक साधारण सी बात कुछ ही दशकों के भीतर धन की निकासी, या जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, उसके एक बेहद व्यवस्थित तंत्र में बदल गई। और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई नीरस इतिहास का लेक्चर नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन, कूटनीति और कॉरपोरेट पावर के गठजोड़ की दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी केस स्टडी है। और इस विषय की गहराई वाकई हैरान करने वाली है। अक्सर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ तारीखों और राजाओं पर ही होता है। हाँ, कौन सा युद्ध कब हुआ, बस यही सब। वही तो। लेकिन अगर आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझना है तो हमें उस दौर के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। सही बात है। ये जो यूरोपीय शक्तियां भारत आईं, वे शुरुआत में कोई साम्राज्य बनाने नहीं आई थीं। उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ व्यापार था। लेकिन व्यापारिक हितों की रक्षा करते करते उन्होंने जो राजनीतिक और सैन्य रणनीतियां अपनाई, उसी ने आधुनिक उपनिवेशवाद की नींव रखी। बिल्कुल। और हमारे सोर्सेज भी इसी बात पर जोर देते हैं कि यह रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रिगर था। और वो ट्रिगर था 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं। आमतौर पर इतिहास की किताबों में इसे बस एक लाइन में लिख दिया जाता है कि उस्मानी साम्राज्य ने वहां कब्जा कर लिया। हाँ, पर अगर हम इसे सप्लाई चेन के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा डिसरप्शन था। डिसरप्शन ही था। इस्तांबुल उस समय यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला मुख्य टोलगेट था। जैसे ही वहां अरबों और उस्मानियों का नियंत्रण हुआ, यूरोप के लिए भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से आने वाले मसालों का जमीनी रास्ता या तो पूरी तरह बंद हो गया या फिर इतना महंगा हो गया कि व्यापार करना असंभव लगने लगा। और यूरोप में उस समय मांस को प्रिजर्व करने के लिए मसालों की सख्त जरूरत थी। इसी मजबूरी ने उन्हें समंदर में उतरने पर मजबूर कर दिया। एक तरह से उनकी आर्थिक मजबूरी थी, जिसने भौगोलिक खोजों के एक नए युग को जन्म दिया। और इस रेस में सबसे पहला दांव खेला पुर्तगाल ने। हाँ, 1498 में वास्को दा गामा का कालीकट के तट पर पहुंचना, जो कि कोई साधारण घटना नहीं थी। इस घटना के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जो बात अक्सर छिप जाती है वो ये है कि पुर्तगालियों ने सिर्फ एक नया रास्ता नहीं खोजा, बल्कि उन्होंने उस पूरे समुद्री रास्ते का ही प्राइवेटाइजेशन कर दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने एक नीति लागू की जिसे ब्लू वाटर नीति या कार्टेज प्रणाली कहा जाता है। हमारे सोर्सेज में इस कार्टेज सिस्टम के बारे में जो डिटेल्स हैं वो सच में किसी मॉडर्न माफिया के प्रोटेक्शन रैकेट से कम नहीं लगती। बिल्कुल। समंदर किसी के बाप का नहीं होता, ये एक आम कहावत है। लेकिन पुर्तगालियों ने हिंद महासागर को अपनी जागीर बना लिया था। उन्होंने नियम बना दिया कि अगर किसी भी देश के व्यापारी जहाज को हिंद महासागर से गुजरना है तो उसे पुर्तगालियों से एक पास या लाइसेंस खरीदना होगा, जिसे कार्टेज कहते थे। हाँ, और अगर कोई जहाज बिना कार्टेज के पकड़ा जाता तो उसे या तो लूट लिया जाता था या सीधे समंदर में डुबो दिया जाता था। यहाँ तक कि मुगल सम्राटों के जहाजों को भी ये पास लेना पड़ता था। ये बहुत बड़ी बात थी। और वे ऐसा कर कैसे पाए? मतलब उनके पास ऐसा क्या था? वे ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उस समय उनकी नेवल टेक्नोलॉजी बाकी एशियाई शक्तियों से बहुत आगे थी। कैसे? एशियाई देशों के जहाज मुख्य रूप से व्यापार के लिए डिजाइन किए गए थे। वो काफी हल्के होते थे, जबकि पुर्तगालियों के जहाज अटलांटिक महासागर के भारी तूफानों को झेलने के लिए बनाए गए थे। अच्छा। वे भारी और बहुडेक वाले जहाज थे जिन पर आधुनिक तोपें फिट थीं।
उनके सैनिक शरीर पर कवच पहनते थे। इसी सुपीरियर मिलिट्री टेक के दम पर ही अल्फोंसो डे अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। और एक और दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य जो एनसाइक्लोपीडिया में मिलता है वो ये है कि अल्बुकर्क ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सती प्रथा को रोकने के शुरुआती प्रयास भी किए थे, जो उस समय के हिसाब से काफी बड़ा कदम था। बिल्कुल। तो पुर्तगालियों ने लगभग एक सदी तक इस मोनोपोली को एंजॉय किया। लेकिन जहां इतना भारी मुनाफा हो वहां कॉम्पिटिटर का आना तो तय है। एकदम तय है। इसके बाद डच लोगों की एंट्री होती है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है जिसे VOC भी कहा जाता है। हालांकि सोर्सेज बताते हैं कि डचों का मुख्य इंटरेस्ट भारत से ज्यादा इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर था। हाँ, फिर भी उन्होंने भारत के कोरोमंडल तट, बंगाल और उड़ीसा में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की और मुख्य रूप से कच्चे रेशम, अफीम और सूती कपड़े का व्यापार किया। अब डचों के साथ ही, या बल्कि उनसे थोड़ा पहले, उस खिलाड़ी की एंट्री होती है जिसने आगे चलकर पूरा गेम ही बदल दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर साइन किया जिसने इस कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। शुरुआत में अंग्रेजों को पुर्तगालियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण पेश किया। और यहाँ से थॉमस रो का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, 1615 में वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। और वे 1619 तक आगरा में रहे। ये कोई छोटा मोटा कूटनीतिक मिशन नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनकी किताब जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर आज भी उस दौर की मुगल राजनीति और ब्रिटिश इरादों को समझने के लिए एक प्राइम सोर्स है। उन्होंने मुगलों के साथ इस तरह से नेगोशिएट किया कि अंग्रेजों को पूरे मुगल साम्राज्य में फैक्ट्रियां लगाने और व्यापार करने की अहम रियायतें मिल गईं। अंग्रेजों और डचों के अलावा हमारे ऐतिहासिक नोट्स एक और यूरोपीय शक्ति की तरफ ध्यान खींचते हैं जिनके बारे में चर्चा थोड़ी कम ही होती है। गानिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1620 में स्थापित हुई। सही कहा। इनका मुख्य केंद्र तमिलनाडु का ट्रैंकाबर और बंगाल का श्रीरमपुर था। डेनिश कंपनी का अप्रोच बाकी कंपनियों से थोड़ा अलग था। हाँ, उन्होंने साम्राज्य विस्तार के आक्रामक युद्धों में हिस्सा नहीं लिया और अपनी तटस्थता बनाए रखी। लेकिन उनका सबसे बड़ा ऐतिहासिक योगदान व्यापार नहीं था। भारत में सबसे पहले प्रोटेस्टेंट मिशनरियों को लाने का श्रेय डेनिश लोगों को ही जाता है। हालांकि वो व्यापार में ज्यादा टिक नहीं पाए और अंततः 1845 तक अपनी सारी बस्तियां अंग्रेजों को बेचकर वापस चले गए। तो अब तक बोर्ड पर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिश आ चुके थे। चलिए इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब 1664 में फ्रांसीसियों की एंट्री होती है। फ्रांस के राजा लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और जैसे ही फ्रांसीसी भारत आए, भारत के संसाधनों पर कब्जे की रेस एक फुल स्केल वॉर में बदल गई। इस वर्चस्व की जंग को इतिहास में कर्नाटक युद्ध या कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है, जो 1746 से लेकर 1763 के बीच लड़े गए 3 बड़े युद्ध थे ये। लेकिन अगर हम इन युद्धों को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखें तो ये सिर्फ भारत के 2 गुटों की लड़ाई नहीं थी। हाँ, उस समय यूरोप और अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। और भारत में लड़े गए कर्नाटक युद्ध उसी ग्लोबल वॉर का एक एक्सटेंशन या प्रॉक्सी वॉर थे। और इस प्रॉक्सी वॉर का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स था 1760 का वांडीवाश का युद्ध। ये वो मोमेंट था जब ब्रिटिश सेनापति आयरकूट ने फ्रांसीसी कमांडर काउंट दे लाली को पूरी तरह से क्रश कर दिया। वांडीवाश का युद्ध ने तय कर दिया कि भारत का अगला बॉस कौन होगा। इससे ठीक 1 साल पहले 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेज डचों को भी किनारे लगा चुके थे। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है और जिसे हमारे सोर्सेज बहुत गहराई से एनालाइज करते हैं वो ये है कि अंग्रेज ही क्यों जीते। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही उस समय की सुपर पावर थे। दोनों के पास अथाह पैसा था और मजबूत सेना थी। इसका जवाब उनकी मिलिट्री में नहीं बल्कि उनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में छिपा है। अच्छा, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। इसके फैसले शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते थे। मतलब अगर उन्हें भारत में कोई तुरंत फैसला लेना होता तो वे बिना किसी देरी के ले सकते थे। बिल्कुल, उनका पूरा फोकस प्रॉफिट और एफिशिएंसी पर था। इसके ठीक उलट फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह से स्टेट ओन्ड या सरकारी नियंत्रण में थी। उसका स्ट्रक्चर शाही और सामंती था। हाँ, भारत में बैठे किसी फ्रांसीसी अफसर को
अगर कोई सैन्य या व्यापारिक कदम उठाना होता था तो उसे पेरिस से अप्रूवल का इंतजार करना पड़ता था। ये लाल फीताशाही उनके पतन का एक बहुत बड़ा कारण बनी। ये तो बिल्कुल आज के समय में एक चुस्त टेक स्टार्टअप और एक धीमी सरकारी पीएसयू के बीच के फर्क जैसा लगता है। एकदम सटीक तुलना है ये। इसके अलावा अंग्रेजों के पास कुछ और भी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थे। जैसे ब्रिटेन की रॉयल नेवी उस समय समंदर की बेताज बादशाह थी। और रॉबर्ट क्लाइव जैसे कमांडरों की रणनीतिक समझ भी कमाल की थी। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था बैंक ऑफ इंग्लैंड। हाँ, उस दौर में युद्ध लड़ना बहुत महंगा सौदा होता था। और ब्रिटिश कंपनी बैंक ऑफ इंग्लैंड के जरिए आसानी से कम ब्याज पर भारी कर्ज उठा सकती थी। उनके पास एक बेहतरीन डेट फाइनेंसिंग मॉडल था। और साथ ही इंग्लैंड में शुरू हो रही औद्योगिक क्रांति ने उन्हें हथियारों और रसद की एक ऐसी बैकअप लाइन दे दी थी जिसका मुकाबला फ्रांसीसी नहीं कर सकते थे। अब यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब अंग्रेजों ने अपने सभी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा दिया और प्लासी तथा बक्सर के युद्धों के बाद बंगाल पर कब्जा कर लिया, तब असल में भारत के व्यवस्थित आर्थिक विनाश की कहानी शुरू हुई। हमारी इग्नू के जो सोर्सेज हैं उनका आर्थिक विश्लेषण इस पूरी औपनिवेशिक लूट को 3 बहुत ही स्पष्ट और क्रूर चरणों में बांटता है। पहले चरण को उन्होंने एकाधिकार व्यापार और प्रत्यक्ष लूट का नाम दिया है, जो 1757 से 1813 तक चला। इस फेज में कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल और ब्रूटल था। बंगाल का दीवानी अधिकार मिलने के बाद उन्होंने भारत के ही टैक्स के पैसे से भारतीय किसानों और बुनकरों का माल जबरदस्ती कौड़ियों के भाव खरीदना शुरू किया और उसी माल को यूरोप में ले जाकर भारी मुनाफे पर बेचा। इस पहले चरण में उन्होंने भारत के समाज या प्रशासन में कोई खास बदलाव नहीं किया। उनका मकसद सिर्फ व्यापार पर एकाधिकार जमाना और खजाना लूटना था। असली तबाही तो दूसरे चरण में आई, जिसे 19वीं सदी का मुक्त व्यापार का उपनिवेशवाद या फ्री ट्रेड कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। ये वो समय था जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। मैनचेस्टर और लैंकाशायर में कपड़े की बड़ी बड़ी मशीनें लग चुकी थीं। अब इन मशीनों को 24 घंटे चलाने के लिए 2 चीजों की जरूरत थी। एक तो सस्ता कच्चा माल और दूसरा मशीनों से बने उस ढेरों माल को खपाने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार। और भारत को इस काम के लिए एकदम परफेक्ट बलि का बकरा बनाया गया। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां बनाई कि भारत धीरे धीरे सिर्फ एक कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश बन के रह गया, जैसे कपास और नील। और वहां का मशीनों से बना सस्ता कपड़ा भारत के बाजारों में डंप किया जाने लगा। एक समय था जब ढाका की मलमल और भारतीय कपड़ा पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता था। ब्रिटेन ने अपने यहाँ भारतीय कपड़े पर 70 से 80% तक का भारी टैक्स लगा दिया ताकि वो वहां बिक ना सके। लेकिन भारत में ब्रिटिश कपड़े को बिना किसी टैक्स के फ्री एंट्री दे दी गई। इस एक तरफा टैक्स पॉलिसी का नतीजा ये हुआ कि भारत के लाखों बुनकर और कारीगर रातों रात सड़क पर आ गए। उनके पास अपने पुश्तैनी काम को छोड़कर खेती में मजदूरी करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। इतिहास में इसी घटना को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या अनौद्योगीकरण कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब एक झटके में सिर्फ एक एग्रीकल्चरल कॉलोनी में तब्दील हो गया। अक्सर एक तर्क सुनने को मिलता है कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण तो किया, लेकिन बदले में उन्होंने हमें रेलवे, पोस्टल नेटवर्क और टेलीग्राफ जैसी आधुनिक चीजें भी दी। क्या वाकई ऐसा था? इग्नू के नोट्स 1860 के बाद शुरू होने वाले तीसरे चरण यानी वित्तीय साम्राज्यवाद में इस मिथक को बहुत बुरी तरह तोड़ते हैं। हाँ, जब ब्रिटेन ने दुनिया भर से अथाह पैसा कमा लिया तो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल जमा हो गई और इसी अतिरिक्त पूंजी को उन्होंने भारत के रेलवे और बैंकिंग सेक्टर में लगाया। लेकिन ये निवेश किसी लोक कल्याण के लिए या भारतीयों के भले के लिए नहीं था। बिल्कुल नहीं। रेलवे की पटरियां इस तरह से नहीं बिछाई गई थी कि वे भारत के एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ें और लोगों का सफर आसान करें। रेलवे का पूरा नेटवर्क एक एक्सट्रैक्शन ग्रिड की तरह डिजाइन किया गया था। इसका एक ही मकसद था कि भारत के दूर दराज की भीतरी गांवों से कच्चा माल जल्दी से जल्दी बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और बंदरगाहों से ब्रिटिश माल को तेजी से देश के हर कोने तक पहुंचाया जा सके। सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि इस रेलवे को बनाने के लिए ब्रिटिश निवेशकों को 5% के फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी दी गई थी। और अगर रेलवे नुकसान में जाती तो वो पैसा भारत के करदाताओं की जेब से चुकाया जाता था। मतलब रिस्क पूरा भारत का और मुनाफा पूरा ब्रिटिश पूंजीपतियों का। इसी व्यवस्थित लूट को देखकर दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त जैसे शुरुआती विचारकों और राष्ट्रवादियों ने एक गहरा आर्थिक विश्लेषण किया। उन्होंने धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत पेश किया। नौरोजी ने आंकड़ों के साथ दुनिया को बताया
कि भारत में पड़ने वाले भयानक अकाल और गरीबी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थे। ये कोई बारिश न होने का नतीजा नहीं था, ये सीधा सीधा अंग्रेजों की नीतियों का परिणाम था, जिसके तहत भारत का धन टैक्स के रूप में, संसाधन और अनाज लगातार लंदन शिफ्ट किया जा रहा था। और इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ने ही आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक मजबूत बौद्धिक और आर्थिक आधार प्रदान किया। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप ड्राइव के सोर्सेज को एक साथ रखकर देखें तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब एकदम साफ है कि व्यापारिक कंपनियों के भेष में आए इन यूरोपियों ने न केवल इस उपमहाद्वीप का राजनीतिक नक्शा बदला, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाने वाले भारत को एक गरीब, कृषि निर्भर और लाचार उपनिवेश बना दिया। ये आज के आधुनिक युग के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि जब कॉर्पोरेट एकाधिकार और असीमित सैन्य शक्ति आपस में मिल जाते हैं तो किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो सकता है। ये इतिहास का वो क्रूर सच है जिसे अक्सर सभ्यता और आधुनिकीकरण के नाम पर ढकने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब हम इन प्राइमरी सोर्सेज और आर्थिक डेटा को खंगालते हैं तो असलियत सामने आ ही जाती है कि उपनिवेशवाद मूल रूप से एक आर्थिक प्रोजेक्ट था, राजनीतिक नहीं। और इसी विचार के साथ इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। कौन सा तथ्य? हमने शुरुआत में देखा था कि पुर्तगाली नाविक वास्को दा गामा 1498 में भारत के समुद्री तट पर पहुंचने वाले सबसे पहले यूरोपीय थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जानकर हैरानी होती है कि वे भारत से जाने वाले सबसे आखिरी यूरोपीय भी थे। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। 1947 में जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ, उसके सालों बाद तक पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा था। अंततः 1961 में, यानी वास्को दा गामा के आने के 463 साल बाद, भारत सरकार को ऑपरेशन विजय नाम से एक सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। तब जाकर भारत से 450 साल का पुर्तगाली शासन पूरी तरह समाप्त हुआ। जो सबसे पहले आए वो सबसे आखिर में गए। ये अपने आप में इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिस पर आगे चलकर और गहराई से विचार किया जा सकता है। तो आज के सफर को हम यहीं रोकते हैं और अगली बार ऐसी ही किसी नए विषय की गहराइयों में फिर से उतरेंगे।